आज का हमारा पहला टॉपिक है भारतीय संविधान से चुनाव आयोग, जिसे हम निर्वाचन आयोग कहते हैं, जिसका संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में प्रावधान किया गया है। इस टॉपिक पर हमने यूपीपीसीएस, आईएएस और छोटे वनडे एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वन लाइनर पॉइंट्स उठाए हैं। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान उल्लेखित किए गए हैं। अनुच्छेद 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यह एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली, नियंत्रण और निर्देशन की जिम्मेदारी लेता है। अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त जितने समय समय पर राष्ट्रपति नियत करे मिलकर बनेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 15 अक्टूबर 1979 तक निर्वाचन आयोग एक संसदीय व्यवस्था थी, जिसमें केवल निर्वाचन आयुक्त ही मुख्य होता था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ही ये व्यवस्था रही। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और तब से अब यह आयोग 3 सदस्यीय है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। इनके पास समान शक्तियां हैं तथा उनके वेतन, भत्ते और दूसरे अनुलाभ भी समान ही होते हैं, जो कि सर्वोच्च की न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होते हैं। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। अनुच्छेद 324(5) के अनुसार आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा। चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा और विधान परिषद के लिए राज्य का राज्यपाल जारी करता है। अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। भारत में मत देने का अधिकार जो है वो एक वैधानिक अधिकार है, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार देता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। स्थानीय निकायों जैसे पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोगों के द्वारा कराया जाता है। परिसीमन आयोग का कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना होता है। अब तक 4 बार 1952, 1963, 1973 एवं 2002 की परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। अब एक बार रिवीजन के तौर पर हम फिर से देख लेते हैं कि निर्वाचन आयोग, जिसका वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 में भाग 15 में किया गया है, यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसका मुख्य कार्य संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। यह एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि यह केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान कार्य करती है। इसके लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है, जो पंचायतों और नगर निगम चुनावों का संबंध रखता है। अर्थात राज्य में होने वाले पंचायतों निगम चुनावों का संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। इसके लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पड़े। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। चुनाव आयोग की शक्तियां व कार्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक प्रशासनिक शक्ति, दूसरा सलाहकारी शक्ति और तीसरा अर्ध न्यायिक शक्ति। फिर
कुछ नोट पॉइंट। जिला स्तर पर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, कलेक्टर अर्थात डीएम। कलेक्टर जिले के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी व प्रत्येक मतदाता केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत के संकल्प पारित करके राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है, परंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। अब अधिसूचना। चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए राज्य का राज्यपाल जारी करता है। भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है जो अनुच्छेद 326 के तहत दिया जाता है। ठीक, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 79D में निर्वाचन अधिकार को परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति के किसी चुनाव में एक उम्मीदवार होने या उम्मीदवार होने के नाम वापस लेने तथा चुनाव में मतदान करने या विरत होने के अधिकार को शामिल करता है। यह वाद ज्योति बसु एवं अन्य बनाम देवी घोषाल वाद से संबंधित है, जो भारत में मत देने का अधिकार रखता है। राजनीतिक दलों को मान्यता भारत का निर्वाचन आयोग ही प्रदान करता है, जो संशोधन 1968 के तहत चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग के द्वारा ही जारी की जाती है, न कि चुनाव आयोग के द्वारा। भारत में विविध निर्वाचन के लिए दो प्रक्रियाएं हैं, एक प्रत्यक्ष निर्वाचन और एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के चुनाव और वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य विधान परिषद हेतु जो निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय होता है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद के द्वारा किया जाता है। अर्थात जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा अपराधी करार देते हुए 2 वर्ष या अधिक की सज़ा सुनाई गई है, तो वह सज़ा के दौरान तथा उसके पश्चात अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। ये दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। ठीक, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन सुधारों से है। इन पर अभी हम बात करते हैं। मुख्य बिंदु 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहली बार मताधिकार 18 वर्ष की आयु में 28 मार्च 1979 को नवी लोकसभा के आम चुनाव में दिया गया। 61वां संविधान संशोधन जो प्रभावी हुआ 1979 से हुआ। निर्गत मत सर्वेक्षण क्या है, जिसे हम एग्जिट पोल कहते हैं। यह वह पद्धति है जिससे मतदान के तुरंत बाद यह पता लगाया जाता है कि मतदाताओं ने किस प्रत्याशी या दल के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है वो निर्वाचन सुधारों से है। 16 अक्टूबर 1979 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, लेकिन पुनः 1 अक्टूबर 1993 को पुनः ये लागू किए गए। अर्थात अब 3 सदस्यीय समिति है निर्वाचन आयोग में। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, जो 2011 से मनाया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए। अब मुख्य अनुच्छेद 324 कहता है कि चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी। अनुच्छेद 325 कहता है कि चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल
होने का दावा नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर ही संपन्न होंगे। अनुच्छेद 327 कहता है कि विधायिकाओं के चुनावों के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति जो होगी वो संसद के पास होगी। अनुच्छेद 328 कहता है कि राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 329 कहता है कि चुनावी संबंधी मामले के न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक होता है। अब बात करते हैं दिनेश गोस्वामी पर। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन सुधारों से है। ये 1990 में संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में ही चुनाव सुधारों पर समिति का गठन किया गया था। अब हमारे कुछ मुख्य प्रश्न जो विगत पेपरों में पूछे गए हैं, जैसे भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जो अनुच्छेद 324(2) के अनुसार कहा गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 322 या अनुच्छेद 324? तो क्वेश्चन का आंसर होगा अनुच्छेद 324, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान बनाया गया है। अगला प्रश्न IAS प्री 2002 में पूछा गया है कि भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। ये गलत है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार और समान वेतन दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है मुख्य चुनाव आयुक्त को वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारणों से पद पर नहीं हटाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। फिर ऑप्शन चौथा कहता है कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। तो ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन पहला और ऑप्शन चौथा ये दोनों गलत। ऑप्शन दूसरा और तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि क्या है? तो 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होगी वही मानी जाएगी। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो पद होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष हो। अगला प्रश्न UPPCS 1991 में आया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, मतलब पद से हटाया जा सकता है। तो हमें पता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित करके कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने चुनाव आयोग से नहीं है। जैसे पहला है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना या चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराना। तो प्रश्न है चुनाव आयोग से नहीं है। तो निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर ही चुनाव की अधिसूचना लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति, विधानसभा और विधान परिषद से के लिए राज्यपाल जारी करता है। तो चुनाव की अधिसूचना जो जारी करता है वो निर्वाचन आयोग जारी करता है, ना कि चुनाव आयोग। IAS 2009 में क्वेश्चन आया था कि न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किसके पास है? तो धारा 1951 के तहत 8(3) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा अपराधी करार देते हुए
2 वर्ष या अधिक की सज़ा सुनाई जाती है या सज़ा के दौरान उनके अगले 6 वर्षों के लिए वो चुनाव अयोग्य करार दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय कौन करता है? तो ये संसद के पास है। क्यों? क्योंकि न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद के पास है, क्योंकि संसद के द्वारा बनाए गए प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा अपराधी करार देते हुए 2 वर्ष या अधिक की सज़ा सुनाई गई है तो वह सज़ा के दौरान तथा उसके पश्चात अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मत देने का अधिकार कैसा है? तो भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। चूँकि यह संसद के द्वारा बनाया गया एक अधिनियम के तहत मिला हुआ है, अतः यह एक विधित अधिकार है। अगला प्रश्न है कि नवयुवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में 1989 में। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, जो 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। जो नवी लोकसभा आम चुनाव में पहली बार मत दिया गया था 18 वर्ष की आयु पर। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के अंतर्गत की गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभाओं के प्रतिनिधि को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 306 है कि संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो अनुच्छेद 326 के तहत। अब क्या है अनुच्छेद 326? तो संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार संबंधी प्रावधान किए गए। इसमें कहा गया है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई, किसी विधि द्वारा या उसके अधीन या इस निमित्त नियत की कम से कम 18 वर्ष की आयु का है और इस संविधान और समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित, विकृत, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरहित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में पंजीकरण होने का हकदार होगा। अगला प्रश्न है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन सुधारों से है। तो दिनेश गोस्वामी कौन थे? दिनेश गोस्वामी 1990 की संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो भारत के निर्वाचन आयोग में मूलतः एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता है। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ही ये पद पर रहे। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तब से यह आयोग 3 सदस्यीय सदस्य। अगला प्रश्न है कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, अर्थात राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए यह 25 जनवरी 2011 से शुरू किया गया।